नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रोविंग मंत्रा में। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में जो MPSI और पटवारी और जो भी व्यापम के अदर एग्ज़ाम हैं उनमें सभी में पूछी जाती है। और हमारी क्लास जो चल रही थी वो वर्णमाला की थी। वर्णमाला में हम लोग देख रहे थे सबसे पहले तो स्वर के बारे में कि स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वरों के कितने प्रकार हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था वो आपको बताया था कि स्वर जो जिह्वा के अनुसार, हमारी जीभ के अनुसार बोले जाते हैं, वो आगे के भाग, जीभ के आगे के भाग से भी बोले जाते हैं, बीच से भी जीभ के बोले जाते हैं और पीछे से, पश्च भाग से बोले जाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये मुख की आकृति के अनुसार यहाँ पे देखना है अपन को कि मुख कैसा खुलता है, मुख की आकृति के अनुसार कौन कौन से स्वर निकलते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखिएगा, मुखाकृति के अनुसार के आधार पर स्वर भेद होते हैं और जीभ के उठने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। विवृत स्वर होते हैं, अर्धविवृत स्वर होते हैं, संवृत स्वर होते हैं और अर्धसंवृत स्वर होते हैं। ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं किसके? मुखाकृति के अनुसार और जीभ के उठने के आधार पर। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि मुखाकृति मतलब मुंह की आकृति, जो हमारा मुंह जैसा भी बनता है उसके आधार पर कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले विवृत स्वर में देखते हैं। विवृत स्वर क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में, आप समझिएगा, जिन स्वरों जब अपन बोलते हैं तो मुख पूरा हमारा खुले, वहाँ पे कौन सा स्वर हो जाएगा? विवृत स्वर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें कौन सा स्वर आता है? वो है बड़ा आ। ठीक है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आता है अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर में जिसके उच्चारण में मुख आधा खुलता है उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ए, औ। ठीक है, ये 3 आ जाएंगी, अर्धविवृत स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो अर्धविवृत स्वर के बाद हम देखेंगे संवृत स्वर। संवृत स्वर में कौन कौन से हैं? संवृत स्वर में है वे उच्चारण में, इनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। आप बोल के देखिए, इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल करके देखते जाइए तो आप एक बार में समझ जाएंगे और बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे हम इस चीज़ का, संवृत का हम प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे इसमें लिखा है, इसमें उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। मेन इम्पोर्टेंट बात है, लगभग बंद रहता है। तो आप ई बोलिए, ई। आपको मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब बहुत ही आराम से बोल देंगे ई। बड़ी में थोड़ा जोर लगेगा पर मुंह भी नहीं खोलना पड़ेगा, ई। फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ। तो इन चारों को आप बोलेंगे तो आपको मुंह को ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी और बड़ा ऊ में थोड़ा सा आपको थोड़ी तेज़ लाउड होने की ज़रूरत पड़ेगी, बकाया आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद है अर्धसंवृत। अभी संवृत देखा था और अब है अर्धसंवृत। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख अर्धविवृत की तुलना में भी कम खुलता है उन्हें हम अर्धसंवृत स्वर कहते हैं। अब आप यहाँ से समझिएगा कि इसने क्या बोला है, मुख अर्धविवृत स्वर की तुलना में। अब अर्धविवृत हमने देखा था, अर्धविवृत में क्या लिखा था कि जिसके उच्चारण में मुख आधा खुलता है। ठीक है, अब वहाँ आधा वो खुल रहा था तो यहाँ आधे से भी कम खुलेगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि संवृत में क्या होता है। तो संवृत में होता है कि अर्धविवृत की तुलना में भी कम खुलता है। मतलब वहाँ तो आधा खुल रहा था पर यहाँ पे आधे से भी कम खुलेगा। ठीक है, वहाँ के आधे से भी कम खुलेगा। तो यहाँ कौन कौन से कहलाएंगे? यहाँ आ जाएंगे ए और ओ। देखिए, इनमें दोनों आप बोल कर देखिए, इन दोनों में ज़्यादा अपना मुंह खुल नहीं रहा है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक प्रकार और आ जाता है, वो है नाक और
मुंह के आधार पर। ये सभी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नाक और मुंह के आधार पर 3 प्रकार के हैं। अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक ये कहाँ से बोला जाता है, ये नाक से बोला जाता है, इसका चिन्ह ये है, बिंदी रखी रहती है ये, ठीक है। फिर इसके बाद है अनुस्वार होता है, अनुस्वार नाक से बोला जाता है जिसमें बिंदी रखी जाती। अनुनासिक होता है वह मुंह और नाक दोनों से बोला जाता है और इसमें ये चांद बिंदी टाइप का रहता है, ठीक है, आपने देखा होगा। और निर्नुनासिक होता है वो मुंह से बोला जाता है, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है पर इसका यूज ज़्यादा नहीं होता है, इन दोनों का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे नाक और मुंह के आधार पर देखा, अब नाक और मुंह के आधार पर और अपन पढ़ लेते हैं अनुस्वार। अनुस्वार में वे ध्वनि के लिए किसी शब्द में मात्रा के बाद, यहाँ पे देखिए कोई भी मात्रा के बाद चिन्ह लगाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। जैसे अधिकारियों में यों पे बिंदी लगी है, लड़कियों पे बिंदी लगी है। तो आपने अनुस्वार देख लिया, ठीक है। अब अनुस्वार के बाद हम देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, अनुनासिक में है वे ध्वनि जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती हैं। वे ध्वनियाँ जो नाक और मुंह दोनों से बोली जाती हैं और दोनों से निकलती हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह ये चांद बिंदी जो मैंने आपको बताया था, ये चांद बिंदी है, जैसे चांद, आँख, आँचल। तो आपको पता चल गया कि अनुनासिक क्या कहलाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं निरनुनासिक। वे ध्वनि जो केवल मुंह से निकले उन्हें हम निरनुनासिक कहते हैं। इन्हें मौखिक स्वर भी कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम मौखिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये सब चीज़ें पता चली। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब जो अगला प्रकार है, अगला प्रकार क्या है, अगला प्रकार है हमारा मुख आकृति। मुख आकृति ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जो मुख आकृति है और ओष्ठाकृति, उसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वृत्ताकार स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठ और होंठों का आकार हमारा वृत्त के समान जो गोल हो जाए, जैसे आप बोल के देखिए ऊ में आपका मुंह गोल हो रहा है, ओष्ठ आपके पूरे बिल्कुल आगे की ओर आगे से देखेंगे तो पूरे गोल हो जाएंगे। ओ, औ, इनमें दोनों में आपका जो होस्ट हैं, होंठ हमारे जो वो गोल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि 2 जो मुख आकृति, वो मुख आकृति या ओष्ठ, मेन तो इसमें ओष्ठ है, होंठ हमारे कैसे हो रहे हैं तो उसके बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है आवृत्ताकार। आवृत्ताकार में क्या है, आवृत्ताकार में है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में होंठों का आकार वृत्त के समान नहीं होता। तो आपको अवृत्ताकार से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होगा। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन से आ है, बड़ा है, छोटी है, बड़ी है, ए। इनमें आप बोल के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे जो होंठ हैं वो एक जैसे नहीं है, गोल नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद है जाति के आधार पर। अब यहाँ पे इनकी जाति भी निर्धारित की गई है। सजाती स्वर भी कहलाते हैं और विजाती स्वर। सजाती स्वर वे स्वर कहलाते जो एक ही जाति से बने होते, जैसे आ का बड़ा बन गया, ई का बड़ी बन गई, ऊ का बड़ा ऊ बन गया, ए का ए बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विजाती स्वर। विजाती स्वर कौन कहलाते हैं, वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं विजाती स्वर कहलाते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, इनमें देखिए यहाँ पे कौन कौन से आ रहे हैं हम देखते हैं। इसमें आ रहे हैं आ और ई, तो ये तो विजाती हो गए, ठीक है। और बड़ी आ, ए, आ ऊ,
ये सभ्य जाति हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक स्वर में जो स्वर की लास्ट स्टेप है जो हम उस पर देखते हैं। स्वर का जो लास्ट स्टेप है वो है विसर्ग। विसर्ग क्या कहलाता है? विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट बात भी है, पूछा भी जा चुका है कि विसर्ग हमेशा किसके बाद आता है। विसर्ग हमेशा किसके? तो विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण हा है। इसका उच्चारण आप जब विसर्ग लगाएंगे तो हमेशा दुख जैसे प्रायः है पर हा आ रहा है वहाँ पे, तो इसका उच्चारण हमेशा हा रहता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। व्यंजन के उच्चारण की तरह होता है। इसका संस्कृत में इसका अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। आप देखेंगे संस्कृत में हमेशा हर जगह पर विसर्ग लगा मिलेगा आपको। तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग बहुतायत होता है। विसर्ग का उपयोग सबसे ज़्यादा तत्सम शब्दों में किया जाता है। और संस्कृत भाषा तो हमें देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा विसर्ग का यूज हमारी संस्कृत भाषा में किया जाता है। तो आज की हमारी क्लास थोड़ी छोटी थी, पर जो अगली क्लास होगी वो क्लास हमारी वर्णमाला की अगली जो व्यंजन की स्टार्ट होगी। व्यंजन में जो कम से कम 2 या 3 क्लासेस हमें लग जाएंगी। उसमें आपका पूरा वर्णमाला, और एक बुक से नहीं, एक नोट से नहीं, कम से कम 3 या 4 नोट्स रखे हुए हैं। 3 या 4 बुक के माध्यम से हम इकट्ठा सबका समावेश करके जो अच्छी बातें हैं, जो चीज़ें पूछने लायक हैं एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और पूछी जा चुकी हैं, उनके बारे में सभी को मैंने इकट्ठा किया हुआ है और उसी के आधार पर आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे ही वर्णमाला का चैप्टर ख़त्म होगा वैसे ही हम एक क्लास में पूरे क्वेश्चन लगाएंगे। क्वेश्चन लगाने के बाद कुछ क्वेश्चन हम व्यापम के भी लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और फिर हमारे जो व्यापम के हिंदी के क्वेश्चन हैं, तो हमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना जो व्यापम ने हमें अभी तक पूछे हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम के हों, एसआई के हों, पटवारी के हों या टीईटी के हों, तो ये सभी एग्ज़ाम अपन जब क्वेश्चन अपन लगा लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। तो आप जो लोग भी वीडियो को देखते हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा कि हम कैसा पढ़ रहे हैं और किन किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है। और आपको पीडीएफ और नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल हमें कॉल कीजिएगा, जिससे हम आपको वीडियो तो आपको मिल ही रहे हैं, आपको प्रिंट नोट्स भी हम प्रोवाइड करा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।